स्वागत है आपका सरकारी कोचिंग पर। यदि आप सी टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो हमारे इस सरकारी कोचिंग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए आज हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। हिंदी में व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की क्योंकि बिना ध्वनि के कोई भी भाषा बोली नहीं जा सकती। आइए समझते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। चाहे वो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू कोई भी हो, प्रत्येक भाषा के लिए एक अलग वर्णमाला बनाई गई है और उसमें वर्ण दिए होते हैं। उन वर्णों की जो ध्वनि होती है वो उनकी अलग अलग प्रकृति पर निर्भर करती है। जानते हैं किस प्रकार? जैसे का है, खा है, गा है। यदि आप का बोलेंगे तो एक अलग ध्वनि निकलेगी, खा बोलेंगे तो अलग ध्वनि निकलेगी। इनके उच्चारण करते वक्त इनकी ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं और इनके जुड़ने से ही भाषा का रूप बनता है। तो जो ध्वनि होती है वो किन पर निर्भर करती है? वर्णों की विभिन्न आकृति पर निर्भर करती है। तो इसलिए सबसे पहले जो भी शुरुआत होती है भाषा में, वो सबसे पहले क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि के बिना कोई भी भाषा बोली नहीं जा सकती। आइए जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वर्ण का, खा, गा, घा, चा, छा एटसेट्रा, ये जितने भी दिए हैं ये सब वर्ण हैं। देखिए, प्रत्येक वर्णमाला में जितने भी अक्षर दिए होते हैं वो सारे वर्ण होते हैं। चाहे वो आ हो, ई हो, ऊ हो, ये भी सब वर्ण हैं। इसलिए इन सब से मिलकर वर्णमाला तैयार होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि वर्ण क्या होते हैं। और एक चीज़ अब अवश्य ध्यान रखें कि ध्वनि ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है तो हमेशा आप जवाब देंगे कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होते हैं आप समझ गए। अब मैं बात करता हूँ अक्षर की। अक्षर और वर्ण, ये जो दोनों दिए हुए हैं, अक्षर और वर्ण स्लैश वर्ण, ये दोनों एक ही होते हैं। इसलिए आप कभी भी इनमें कंफ्यूज ना हो। अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होते हैं। वर्ण की एक जो परिभाषा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। जैसे हमने इनको लिखा तो ये एक प्रकार से चिन्ह ही है किसी भाषा के। तो ये जो चिन्ह हैं यही वर्ण कहे जाते हैं। अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। जो भाषा है, भाषा जब बोलते हैं हम, ध्वनि प्रकट होती है, सबसे पहले ध्वनि आती है। तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो इनके कारण ही आती है, का, खा, गा, इनकी अलग अलग ध्वनियों से। इसलिए कहा जाता है कि वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तो आप समझ पाए होंगे अक्षर और वर्ण एक ही होते हैं, सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि शुद्ध व्यंजन रूप क्या होता है। शुद्ध व्यंजन रूप। शुद्ध व्यंजन रूप, देखिए, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन।
आ से बड़े ओ तक ये सब स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक ये सब व्यंजन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आ से औ तक, इसके बाद अंग और आहा भी ये दो आते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, स्वर केवल बड़े ओ तक होते हैं और अंग और आहा को हम आयोग वाह के रूप में जानते हैं, ये स्वर में नहीं आते। तो आप याद रखेंगे, आ से, छोटे आ से बड़े ओ तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं और अंग और आहा आयोग वाह होते हैं, स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें वर्णमाला में तो वो परंपरागत रूप से देखा जाए तो स्वरों में हम उसे नॉर्मली बोलते हैं कि आ से अंग तक स्वर दिए हैं और का से ज्ञा तक व्यंजन दिए हैं। तो ये क्या होता है, ये एक वर्णमाला में ये चीज़ दी होती है, वर्णमाला के अंतर्गत ये आते हैं। अब ये व्यंजन अवश्य हैं, लेकिन क्या शुद्ध व्यंजन रूप है? ये शुद्ध व्यंजन रूप नहीं है। देखिए, शुद्ध व्यंजन रूप क्या होता है? जैसे का है तो का धन आ, शुद्ध व्यंजन रूप ये होता है जिसमें हलंत लगा होता है। तो आप देख पा रहे हैं जिसमें हलंत लगा हुआ है वो शुद्ध व्यंजन रूप है। इसी प्रकार अगर खा को लें तो खा धन आ, इसमें भी हलंत लगा होगा। गा लेंगे अगर हम तो गा धन आ। हमेशा ध्यान रखिए, जो ये व्यंजन होते हैं ये व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि हम स्वरों का प्रयोग ना करें इनके साथ तो शुद्ध व्यंजन रूप क्या होगा? हलंत लगा हुआ का। आइए आगे जानते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप जानेंगे, अब देखा जाए तो आप उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से अगर वर्णमाला को देखें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको भी बताया, स्वर तथा व्यंजन। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्वर की। देखिए, स्वर मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा प्लुत स्वर। ये 4 तरह के स्वर होते हैं। यदि आप देखें तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो मूलतः उच्चारण की दृष्टि से भी स्वर को 4 प्रकार में बांटा गया है। लेकिन अगर देखे जाएं तो इनके जो भाग होते हैं, वो मुख्य जो भाग होते हैं वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं दोनों से ही आगे के स्वरों का निर्माण होता है। तो इसलिए जो मेन स्वर हैं वो 1 और 2 हुए। लेकिन अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम ये जानेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर तो छोटा आ, कॉमा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब दूसरा, अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर इन सब के जो
बड़े रूप होते हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के बाद ए, आए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो आप याद रखेंगे दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें रसी नहीं आता। और बाकी जो आगे की लाइन है जो संयुक्त स्वर हैं वही दीर्घ स्वर में आते हैं। कैसे? अब मैं बात करूंगा संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में ये चारों आ जाएंगे। ए कॉमा ऐ कॉमा ओ कॉमा औ। देखिए इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। यदि अगर हम देखें तो छोटा ए किस प्रकार बनेगा? आ दिया हो या बड़ा आ दिया हो। अगर इनको जोड़ दिया जाए किसके साथ? छोटी ई के साथ या बड़ी ई के साथ, तो इन दोनों के मिलने से चाहे ए आ में मिले, चाहे आ ई में मिले, चाहे बड़ा आ बड़ी ई में मिले, चाहे छोटा आ बड़ी ई में मिले, चाहे बड़ा आ छोटी ई में मिले, दोनों से मिलकर क्या बनेगा? ऐ, छोटा ए ही बनेगा। इसी प्रकार अगर हम बड़े ऐ को देखें तो ये भी दो वर्णों से मिलकर बनते हैं और इस प्रकार ये चारों दो वर्णों से, दो स्वरों से मिलकर इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें मैं अभी आगे भी बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे कि हे राम, है ना, हलंत के साथ विसर्ग लगा के हे राम, अरे, ओम, इस तरीके से प्लुत स्वर होते हैं जो काफ़ी देर तक ध्वनि उनकी गुंजायमान रहती है। ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है। तो आप ये समझ पाए होंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर आखिर क्या हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वर दो होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ये नोट कर लें, आप एक नोट बनाकर लिख लें कि मुख्य रूप से दो तथा कुल 4 भेद होते हैं। 4 कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि इन मुख्य स्वरों से ही मिलकर के संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर का निर्माण होता है। तो ये आप अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। अगर व्यंजन के बारे में बात की जाए तो मैंने क्या बताया आपको, व्यंजन क्या होते हैं, इनकी हेडिंग आप डाल लीजिए व्यंजन। व्यंजन में एक परिभाषा के तौर से अगर हम समझें तो व्यंजन हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि व्यंजन को स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, जैसे ये का है, का में अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो का धन आ। इस वजह से शुद्ध व्यंजन रूप ये था, इसमें आ जुड़ा तभी हम इन व्यंजनों को बोल पाए का। तो इस प्रकार जो वर्णमाला में दिए रहते हैं वो व्यंजन का से ज्ञा तक वो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। और जो स्वर होते हैं वो बिना किसी अवरोध के अर्थात किसी बिना अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है।